बाजार बोलता है और उसके लिए हमें डेटा पढ़ने ही पड़ते हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं आज एफ आईज डी आईज का डेटा, क्योंकि एफ आईज का डेटा आज शायद पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। एक बेहतरीन बाइंग एफ आईज की तरफ से देखने के लिए मिली है कल के सत्र में, और करीब करीब आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं 7659 करोड़ की बाइंग एफ आईज की तरफ से। डी आईज वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर तो पता लग ही गए होंगे कि कौन चल रहे हैं इस सब में। डी आईज जो कि पिछले 2 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे और अब 24,000 के लेवल पर अगर निफ्टी में वो प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं और एफ आईज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डी आईज ने बहुत पैसा बनाया, अच्छा पैसा बनाया। लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट्स में भी पैसा बन रहा है लोगों का? एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स कैसे चल रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स पर अगर नज़र डालें तो थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड। डाउ जहां पर कि हमने देखा कि एक फ्लैट क्लोजिंग देखने के लिए मिली। शंघाई आज लगातार 3-4 दिन की गिरावट के बाद कुछ रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा, करीब 1% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। हैंसेंग में करीब आधा फीसदी की बढ़त है। निकाई में करीब 1% का उछाल, कोस्पी में करीब 1/4% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सर, पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि मार्केट्स को किस तरह से देख रहे हैं। सर, जून का महीना तो काफ़ी शानदार मिला। 4 जून को छोड़ दीजिए, जब इलेक्शन के आउटकम आए थे उस दिन थोड़ी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रही और यह हम कह सकते हैं नेगेटिव ही रहा मार्केट पूरी तरह से। लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी, डिसेंट रिकवरी। सर, जुलाई कैसा रहेगा? जी गुड मॉर्निंग। पहले तो विवेक जी, बहुत गुड सही मॉर्निंग बात सर। बोली आपने। द काइंड ऑफ हमने जो एक गिरावट देखी थी 3 और 4 जून को, जो वोलेटिलिटी थी, मार्केट सडनली 8 से 10% एंड देन सडनली रिकवरिंग इन 3 डेज। ये चीज एक बात तो दर्शाती है कि एनीवेयर करेक्शन ऑफ मोर देन 5-6% मार्केट में आता है तो जो डिप्स हैं यूजुअली बॉट हो जाती है। उसके बाद जो हमने मोमेंटम बनते हुए भी देखा है, भले ही हम उसको बहुत सारे फैक्टर्स से जोड़ दे कि एफआईआई ने वापस से निवेश करा है या फिर अभी फ्रेश मनी मार्केट में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से मार्केट जून में काफी अच्छा था। जुलाई में भी आई बिलीव कि अच्छा ही रहेगा। प्रॉब्लम इज कि पिछले 4 दिन या 5वां दिन है आज जब मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा स्ट्रेच्ड रन है। यहाँ से मार्केट में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन भी आता है अगर 23,850 से 23,900 तक, तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अमूमन इतना मार्केट बड़ा है तो टॉप ढूंढने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल पर फेवरेबल नहीं है, तो अगर 150 से 200 पॉइंट या हमको 23,900 23,950 तक भी अगर गिरावट दिखती है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। ऊपर में अपसाइड अभी भी ओपन है 24,400 से लेकर 24,500। जुलाई जो पूरा महीना आपने बोला, तो वो एक शॉर्ट टर्म टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। लवलेश जी, अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक हैं, सपोर्टिव हैं, और एफ आईज का डेटा सपोर्टिव है। डी आईज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्या यही एक रीज़न है कि मिड कैप स्मॉल कैप उतना नहीं चले क्योंकि डी आईज थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? दूसरा कि क्वांट म्यूचुअल फंड से भी कुछ खबरें आ रही थी कि वहाँ पर भी कुछ हद तक रिडेम्पशन शुरू हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक मार्केट में थोड़ा बहुत जो मिड कैप स्मॉल कैप जहाँ पर उनका पैसा लगा हुआ था वो शायद बाहर निकला है, जिसकी वजह से एक प्रेशर है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। जैसे क्वांट ओके। म्यूचुअल फंड की जो रिपोर्ट थी, आई थिंक अभी भी वे टू अर्ली है कहना, क्योंकि सेबी अभी भी उसमें काफी कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जहां तक कि मेरी बात, मैंने देखा है कि 90,000 करोड़ का एक म्यूचुअल फंड है और एक 15-20 करोड़ का अगर कुछ होता है तो आई थिंक वो रिलेवेंट बन जाता है। बट हाँ, ऑब्वियसली उसका एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में बना हो, पर आई थिंक वो इतना लार्ज नहीं रहेगा। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है, देखिए जो एशिया का ट्रेंड था आज सुबह पॉजिटिव था, लार्जली लेड बाय ड्यू टू शंघाई एंड हैंगसेंग। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मनी फ्लो दैट हैज बीन proposed by government to pick up the demand side, you know, जी। factor. But that connected with Indian market, I think Indian market is way off better as compared to Hang Seng और Asian markets. Why? Because सिंपल सा फैक्ट है कि वो मार्केट ने 2020-2018 से अंडर परफॉर्म करा है एंड हम स्मॉल कैप मिड कैप को देख रहे हैं कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो हमने देखा था, मेरे ख्याल से हम इसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग बोले तो सही रहेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि काफी स्ट्रेस्ड है, स्टॉक्स पोजीशंस चेंज हो सकती है, मनी फ्लो सेक्टर रोटेशन हो सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है, आई थिंक मैग्निफिशेंट सेवन जिसको हम टर्म बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन
ऑफ करंट बुलिश रैली जो एआई और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की वजह से है, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर मुझे थोड़ा सा नर्वस बनाता है, क्योंकि जो लार्जली गेन आए हैं S&P 500 में लास्ट 2 से 3 महीने में, वो मैग्निफिसेंट सेवन या आप बोल सकते हैं कि एआई या आईटी रिलेटेड स्टॉक पे कंसंट्रेटेड रहा है। बाकी 95% ऑफ द S&P स्टॉक्स ने उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। तो हाँ, वो एक जरूर एक रिस्क हमको मिड टर्म में देखनी चाहिए कि जी ज्यादा जो कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर स्पेस में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अनरोल होगा और हम एक शॉर्ट टर्म करेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि नवंबर में आपका अमेरिका में इलेक्शन भी है। तो ये कुछ फैक्टर्स प्ले हो सकते हैं, बट डाउन द लाइन, बट शॉर्ट टर्म में आई बिलीव कि इनका इम्पैक्ट इंडिया पे और स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस पे इतना नहीं रहना चाहिए। जी। इसी बीच कुछ दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनको भी लेते चलते हैं। शुभम झा जी का सवाल है, कैस्ट्रॉल पर 100 शेयर हैं 214 रुपये के भाव के, 1 महीने होल्ड कर सकते हैं। सर कैसे देख रहे हैं कैस्ट्रॉल को? 204 चल रहा है अभी। 204 चल रहा है, राइट, बट स्टॉक ने लार्जली अंडर परफॉर्म करा है सिंस 2020। अभी एक शॉर्ट टर्म में बॉटम बना है 110 पे, और उसके ऑल टाइम हाई जो फिलहाल इसका 2015 का था 272, उससे काफी नीचे। आई थिंक स्टॉक में एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बनी हुई है 230 से लेके 180 की जो रेंज है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, वॉल्यूम ड्राई है। तो आई थिंक अगर इसमें पोजीशन आपकी बनी है तो आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 184 का ऑन द डाउन साइड। फ्रेश बाइंग की सलाह इसमें नहीं रहेगी, क्योंकि अपसाइड जब तक के 225 का हर्डल क्लियर नहीं करता है, तब तक कि हम इसमें फ्रेश बाइंग नहीं देख पाएंगे। राहुल यादव जी का सवाल है, सर टाटा मोटर्स पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि कब एंट्री ले सकते हैं। देखिए, अगर आपका नजरिया आने वाले कुछ महीने से साल तक का है, तो आई थिंक टाटा मोटर्स अच्छा स्टॉक है, लार्ज प्लेयर है मोटर आई मीन ऑटोमोबाइल स्पेस में, बट ईवी स्पेस में भी एक डोमिनेटिंग प्लेयर है। तो इसलिए टाटा मोटर्स ऑटो स्पेस में अट्रैक्टिव स्टॉक बन जाता है। अगर आपका नजरिया आने वाले 6 महीने से 1 साल का है, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल से स्टॉक में 910 920 पे बॉटम बन चुका है। साइड स्टॉक में टूवर्ड्स मतलब 1050 से लेके जो इसका ऑल टाइम हाई रहा है, वहां तक के बन सकता है। करंटली 990 पे आ रहा है। एक बार 1050 का लेवल तोड़ता है तो फिर अनचार्टेड टेरिटरी में हम 1200 1250 भी देख सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 910। इसके साथ आप टाटा मोटर्स में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। कल एक आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें कि उनकी जो कुछ मुख्य बातें थी उनको शेयर कर देते हैं दर्शकों के साथ, जो कि कुछ अच्छी खबरें भी हैं। पहली खबर थोड़ी सी कंसर्निंग है, जिसमें उन्होंने कहा कि मौसम और जियोपॉलिटिकल रिस्क से महंगाई दर पर थोड़ी सी उनको चिंता है। तो हो सकता है कि अगर महंगाई दर को लेकर आरबीआई आश्वस्त नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट कट की जो बातें इंडिया में भी होने लगी थी वो थोड़ा सा डेफर होती हुई दिखाई दें। लेकिन आरबीआई ने जो बाकी बातें कही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। वो है कि घरेलू डिमांड मजबूत है, बिजनेस के माहौल में हम वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इकोनॉमी में मजबूती आ रही है, कैपेक्स आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये एक अच्छी खबर इंडियन इकोनॉमी के लिए, काफ़ी सालों बाद इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है। कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और वो जो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं उससे कंपनियां काफ़ी हद तक डेट फ्री हो रही हैं, अपने डेट को रिड्यूस कर रही हैं, ये आरबीआई कहता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि अब प्रमोटर काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। चौथी बात, रियल एस्टेट और इंफ्रा में ग्रोथ से कंस्ट्रक्शन की रफ्तार तेज है, ये बट नेचुरल है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ने से हम देख रहे हैं कि सीमेंट, स्टील, मेटल, सारी चीज़ें जो होती हैं उन पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है जब कंस्ट्रक्शन की रफ्तार तेज होती है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को यहाँ से भी एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है। साथ ही आरबीआई ने बोला कि सर्विस एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, और जो फ्यूचर है वो भी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम अगर सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जो कि एक्सपोर्ट फ्रंट पर आ रही है, वो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ही रहता है, और वहाँ पर ग्रोथ का मतलब है कि आपकी जीडीपी ऑन द पॉजिटिव साइड काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण बात, बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी शानदार है और बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें
जो कि आरबीआई ने ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए बोली। एक छोटा सा फैक्टर जो कि मॉनसून को लेकर था या मौसम को लेकर कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनको अनिश्चितता दिखी, जिसकी वजह से उन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न दिखाई। और जियोपॉलिटिकल रिस्क इज नॉट द न्यू रिस्क जो कि अभी मार्केट में आया, हम पिछले 2-3 साल से देख ही रहे लगातार, सिंस हमने देखा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल ही रहे हैं दुनिया भर में। काफ़ी कुछ बैंक्स जहां पर कि हमने अच्छे मूव पिछले कुछ सत्रों में बनते हुए दिखाई दिए, उसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इन सभी पर मूव हैं। दूसरी बड़ी खबर आज की जो सबसे बड़ी है उसमें यह है कि बॉन्ड मार्केट में इंडियन मार्केट की एक बड़ी जो एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है वो खुल रही है। वो है कि जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड आज से शामिल हो रहे हैं। भारतीय बॉन्ड मार्केट में करीब मार्च तक $30 बिलियन का इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है। जून महीने में ही करीब 10 बिलियन इनफ्लो आ चुका है। आज बात हो रही थी कि करीब 2 बिलियन का इनफ्लो आज ही हो सकता है जैसे ही बॉन्ड का इनफ्लो आएगा। सर, पीएनबी गिल्ड इस शेयर पर हमने देखा कि जब से बातें शुरू हुई हैं इस महीने में 110 रुपए से 145-50 की रेंज तक ये काउंटर आ चुका है। कैसे देख रहे हैं सर गिल्ड कंपनी को विज बैंकिंग कंपनीज को, क्योंकि ये भी हो रहा है कि बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा कम हो रही है। बॉन्ड यील्ड कम हो रही है तो जो इनके जो ट्रेजरी में पैसा लगा हुआ है, इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड प्राइजेस का बॉन्ड यील्ड से, तो बॉन्ड के प्राइजेस बढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं बैंकर्स को ट्रेजरी गेन्स भी आ रहे होंगे। कैसे देख रहे हैं सर? तो देखिए, इसका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्शन हमको प्राइस में दिख रहा है। जैसा आपने बताया है कि $30 बिलियन, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू ब्रिंग लिक्विडिटी अ लॉट। इंडियन बॉन्ड मार्केट में जो लिक्विडिटी आएगी वो बहुत रहेगी। $30 बिलियन तो हम एक मान रहे हैं, बट जो एक्सपोजर मिलेगा इसको ग्लोबल मार्केट्स का, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, आई थिंक वो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी अच्छा रहेगा। और बॉन्ड मार्केट यूजुअली इज द फर्स्ट टू लीड इन केस ऑफ बुलिश रैली। तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा है। शॉर्ट टर्म में जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है वो ऑब्वियसली पीएनबी गिल्ट पे आ रहा है। और ये अमूमन 110 से 145 आया है, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 126 का। थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, आज सुबह सुबह भी देखें तो साइडवेज ही रहा है। कल जो इसमें तेजी आई थी अमूमन 2:30 बजे के आसपास, तो वो एक 15 रुपए की तेजी थी सीधे एक 15 मिनट या 20 मिनट के प्राइस एक्शन में। मेरे ख्याल से स्टॉक अभी भी अच्छा है अगर किसी को निवेश करना है और इस पर्टिकुलर थीम पे प्ले करना है आने वाले कुछ महीने के लिए। तो नीचे में आप 120 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पीएनबी गिल्ट में मेरा अपसाइड जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 172 रहेगा। करंट लेवल से भी इसमें हम देख रहे हैं एटलीस्ट 20-25% ग्रोथ होना चाहिए। बट नजरिया जो मेरा रहेगा वो आने वाले 3 महीने का रहेगा। 3 महीने में पीएनबी गिल्ड पर टारगेट सर ने दिया है 172। और सर प्राइवेट बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और सरकारी में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई आपकी पिक है क्या? राइट, देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने वो फैक्टर बोला, ऑब्वियसली बैंकिंग स्पेस स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंकों में एसबीआई जो है उनको इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। बट अगेन बैंकिंग में आपको काफी कुछ एक स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कौन से बैंक लीड करेंगे। जैसे हमने देखा है करंट रैली पिछले कुछ महीनों में जो आई है, जहां पर एचडीएफसी बैंक ने साइडवेज से कंसोलिडेट करा है, मेरे ख्याल से उसी समय आईसीआईसीआई बैंक ने लार्जली आउट परफॉर्म करा है उसके जो पीयर्स है उसको, और काफी अच्छा एक रन दिया है। बट स्ट्रेच्ड है रन, नीचे में 1160 1170 के लेवल ऐसे हैं जहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक अगर करेक्ट होता है तो वहां पर मैं निवेश करूं। नीचे में 1090 पे काफी अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक अप ट्रेंड में है, आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट में पहली पिक रहेगी। दूसरी पिक रहेगी एक्सिस बैंक। ऑब्वियसली लीडिंग दो बैंक्स जो लीड कर रहे हैं उसमें एक्सिस भी है, तो एक्सिस में भी 1230 1220 का लेवल्स ऐसे हैं जहां पर मैं निवेश करना चाहूंगा। जहां तक के पब्लिक स्पेस या जो गवर्नमेंट बैंक है उसकी बात करें, तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। रिसेंटली इसके प्रॉफिट नंबर्स आए थे, वोलैटिलिटी हाई थी, काफी कुछ करेक्ट हुआ था इलेक्शन के दिन। बट मैं अगर किसी का नजरिया आने वाले 6 महीने से 1 साल का है तो मैं उसको यही सलाह दूंगा, आप एसबीआई में जरूर निवेश कर कर रखें। हमने इस स्टॉक में 550-600 के बाद जो रैली देखी है वो वन साइडेड है, और काफी कुछ जो अपॉर्चुनिटीज थी वो ऑब्वियसली मिस होती है। तो करंट लेवल्स पे इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 840 से लेकर 860 के बीच में
काफी अच्छा है। आप इस स्टॉक को मिनिमम 4 डिजिट देखेंगे आने वाले 3 महीने में। और अगर थोड़ा सा नजरिया आपका लंबा रखें तो मेरे ख्याल से 1090 जो इसका टेक्निकल टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखेगा। जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर जितेंद्र। जितेंद्र जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, पूछिए। सर मैंने इंडिया बुल रियल एस्टेट के 700 शेयर लिए थे जी, 138 की रेट पे। ओके। सर मैं 6 महीना होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं अभी होल्ड करूँ या सेल करूँ सर? या दिन ब बिल्कुल दिन नीचे आ रहा है शेयर? बिल्कुल बिल्कुल 160 की रेंज तक चला गया था और अब लगातार रिट्रेस हो रहा है। लवलेश सर, क्या करना चाहिए इनको? ये रिट्रेस हो रहा है, इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट देखा काउंटर में, करीब 20-25% का, और अब बिल्कुल भाव के पास ही आ चुका है। देखिए, ओवरऑल जो रियलिटी स्पेस है उसमें जो रैली दी है, मैं यहाँ पे इनको बताना चाहूंगा जितेंद्र जी को कि इंडिया बुल्स ने काफी कुछ उसको अंडर परफॉर्म ही करा, हम बोल सकते हैं। स्टॉक अभी भी 2020 2018 पे जो हाई बनाया था उसके नीचे, जबकि दूसरे स्टॉक्स लोधा हुआ, मैक्रोटेक जो आपका स्टॉक है वो हुआ, ये इन स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो इंडिया बुल्स एक फेवरेट चॉइस इसलिए भी बन जाता है कि ये काफी कुछ सस्ता स्टॉक है। इनकी जो बाइंग प्राइस है मेरे ख्याल से 138 बोला है आपने, काफी अच्छा लेवल है, क्योंकि ये इसका अप्रैल का एक हाई भी है जो अराउंड 140 था। तो मैं एक इनको स्टॉप लॉस दूंगा छोटा सा, आप 136 रुपए का स्टॉप लॉस रखो ऑन डाउन साइड। अगर 136 तोड़ता है तो आप बिल्कुल निकल जाइए, लेकिन ट्रेंड इसमें स्टिल पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ से हम एक बाउंस बैक देखेंगे। अगर किसी को फ्रेश भी करना है तो मेरे ख्याल से 136 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। अपसाइड में वापस 155 से 156 दिखेगा, पर वहां मैं आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूँ। बिल्कुल, तो इंडिया बुल रियल एस्टेट में अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। 136 का एक स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। बाकी आपकी जो पोजीशन है वो हो सकता है कि ऊपर यहाँ से ही काउंटर टर्न होता हुआ दिखाई दे। बाजार बोलता है मैं फिलहाल इतना ही।